हैं ये जो एसएन सेन कह रहा है, इसकी बात से मैं संतुष्ट हूं। ये क्या कह रहा है, ये राष्ट्रीय संग्राम नहीं है। ये क्या है, इसको अपन राष्ट्रीय संग्राम नहीं कह सकते। राष्ट्रीय संग्राम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा राष्ट्र शामिल ही नहीं था इसमें। इस भाई की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये कह रहा है कि ये राष्ट्रीय संग्राम नहीं है, और मैं भी कह रहा हूं राष्ट्रीय संग्राम नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय संग्राम होता तो पूरा पूरा राष्ट्र इसमें शामिल होता, नहीं था। तो ये बात सही है। साथ साथ सैनिकों के विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है। ये भाई ये भी बात कर रहा है कि न तो इसको अपन पूरा पूरा राष्ट्रीय संग्राम कहेंगे और न ही इसको अपन सैनिकों की संज्ञा देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पूरे पूरे सैनिक भी शामिल नहीं थे। ये बात भी सही है इसकी, ये बात भी इसकी सही है, क्योंकि न तो इसमें पूरे पूरे सैनिक शामिल थे और ना टोटल शामिल थे। दो चीजें होती हैं, तो शामिल हो रहे ना, जैसे मान लो ये क्रांति करने वाले लोग हैं, इस क्रांति करने वाले लोग में ये तो कौन है, सैनिक हो गए, ठीक है। अब इन सैनिकों के साथ साथ में अब सैनिक, ये क्रांति वाले लोग हैं, क्रांति इन्होंने मिलकर की है, ये आम जनता है, आम जनता, इधर जनता इधर सैनिक। लेकिन पूरे पूरे सैनिक भी क्रांति नहीं कर रहे। सैनिक कौन से, आधे सैनिक क्रांति कर रहे हैं, और इधर वाले जनता भी पूरी नहीं कर रही है। जनता भी कौन सी सैनिक क्रांति कर रही है। अब आपसे रीजनिंग पढ़नी है तो मेरे से पढ़ लेना, मैं रीजनिंग भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग पढ़ना हो तो रीजनिंग मेरे से पढ़ लेना। ध्यान रखना बात कि एक तो इधर वाली बात सैनिक पूरे शामिल नहीं है, सैनिक पूरे शामिल नहीं है। दूसरी बात जनता भी पूरी शामिल नहीं है, कुछ तो सैनिक और कुछ जनता मिलकर ये क्रांति कर रही है। तो समझ में आ गई बात, तो पढ़ा दो आपको रीजनिंग। तो ये वाली बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। चलो इसको नहीं हटाता हूं, क्योंकि यह कभी भी केवल सैनिकों की तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इसमें खूब सारे राजा भाग ले रहे हैं। अगर सैनिक ही भाग लेते तो अपने वाले बहादुर शाह जफर क्यों पिटते बेचारे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राजा भी भाग ले रहे हैं, और राजाओं के सबके अलग अलग पेट में दर्द था, वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी बिगर मतलब क्रांति नहीं करेगा, अपना वो नहीं होता कि खुद का क्या बोलते हैं उसको, खुद के लालच के चक्कर में आके सबने क्रांति की है। जिसने क्रांति की है उसने सबने अपने खुद के लालच के चक्कर में क्रांति की है। तो ध्यान रखना, ये जो सबसे सही बात अगर किसी ने कही है ना, तो एसएन सेन ने कही है। एसएन सेन सही बात कर रहे हैं कि ये न तो इसको पूर्णतः अपन राष्ट्रीय विद्रोह कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्र पूरा शामिल नहीं है। न इसको अपन पूरा पूरा सैनिक कहेंगे, क्योंकि इसमें पूरे सैनिक शामिल नहीं है, कुछ सैनिक भी है, कुछ जनता भी है। समझ गए बात। अब मैं इसके कारण बता रहा हूं, क्रांति हुई क्यों थी। आ जाओ भाई साहब, इसके अलग अलग कारण हैं, आ जाओ। तो अपन देखते हैं, सबसे पहली चीज इसके पॉलिटिकल रीजन देखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसका राजनीतिक कारण क्या था। अपन पॉलिटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, राजनीतिक कारण देखते हैं। सबसे पहले जो अभी मैं आपको अंग्रेज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वायसराय पढ़ाऊंगा, गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा, तब की बात है। एक बंदा हुआ करता था डलहौजी। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या डलहौजी की हड़प नीति आपने सुनी होगी। मैंने सुना है बच्चों को, सर हड़प नीति में डलहौजी ने पूरा पूरा एरिया हड़प लिया था। ऐसा कुछ नहीं है बोले बच्चों। डलहौजी की हड़प नीति का मतलब यह है कि उत्तराधिकारी वाली जो सिस्टम है, अपना गोद लेते हैं ना, बच्चों को गोद लेके उसको वारिस बनाते हैं, उसको बंद कर दिया था इसने। बाद में चालू भी हो जाएगी। इसने कहा भाई साहब गोद लेके संतान नहीं करो, अगर तुम्हारे पास कोई वारिस नहीं है तो हम बैठे तुम्हारे वारिस, तुम्हारी जमीन हमारे नाम पे। तो डलहौजी की हड़प नीति का यह मतलब है। अच्छा, वेलेजली की सहायक संधि। तो एक बंदा हुआ करता वेलेजली, वो लोगों से सहायक संधि करता फिर रहा था। सहायक संधि किससे कर रहा था, राजाओं से कर रहा था। क्या आपको लगता है आपके और मेरे से सहायक संधि? नहीं, जनता से किसी प्रकार की संधि नहीं हुई है, संधि हो रही है राजाओं से। राजा और अंग्रेज आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे स्टार्टिंग में। क्या आप राजाओं के गुलाम थे, आप अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। अंग्रेज तो वहां शासन कर रहे थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, राजस्थान में, गुजरात में। तुम्हारे पास था क्या? कई बार तुम भी जोर जोर से कह देते हो कि हमें अंग्रेजों ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, हम सोने की चिड़िया हुआ करते। तुम्हारे पास था क्या सोने की चिड़िया? ये बता दो मेरे को। सोने की चिड़िया बोले तो उनके पास मसाला था, वो मसाला ले गए, मसालों का व्यापार करते थे। तुम्हारे पास पहले भी कुछ नहीं था, अब तो क्या ही होगा। ठीक है, अच्छा एक बार याद करो अपना राष्ट्रगान, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या बोल रहे हो उसमें, सुनना। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उसमें आपका कहीं राजस्थान उत्तर प्रदेश वालों का नाम नहीं है क्या? बता दो। उसमें कह रहा है कि हमने पंजाब वालों ने, सिंध वालों ने, सिंध कौन सा, पाकिस्तान से साइड वाला, पंजाब वालों ने, सिंध वालों ने, गुजरात वालों ने, मराठाओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है। वेलेजली की सहायक संधि, कि वेलेजली अपने राजाओं से संधि कर रहा है, तो राजा और वेलेजली, राजा और अंग्रेज मिल गए। अपना क्या हुआ, अपन न तो घर के न घाट के, न तो राजा अपना न अंग्रेज अपने, तो अपने इसलिए क्रांति कर रहे हैं। दूसरी बात, बहादुर शाह जफर का अपमानजनक व्यवहार। बहादुर शाह जफर को बेचारे को जमूरा बना रखा था इन्होंने। जो अंग्रेज थे लास्ट में, उत्तर मुगलकालीन बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार। ये खुद गया था, अंग्रेज बुलाने थी गए थे इसको। 1857 की क्रांति में खुद जबरदस्ती पैर आजमाता, इसको जो रंगून जेल है वर्मा में, उसके अंदर डाल दिया था इसको। तो लोगों ने कहा भाई साहब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर दिया, उसके साथ ऐसे व्यवहार करोगे तब हम क्रांति करेंगे।
अरे तो भाई ये खुद गए थे अंग्रेजों के पास क्रांति करने, अंग्रेज थोड़ी आए थे क्रांति करने। अवध वालों को मिला लिया था, अवध का विलय हो गया था, अवध वाला खुद गए थे लड़ाई करने। अवध का नवाब सुजाउद्दौला 1764 में बक्सर के युद्ध में खुद गया था, अंग्रेज बुलाने गए थे कि इसको नहीं गए थे, ये खुद गए थे पंचायती करने। तो भाई साहब जो पंचायती करने जाके पिटेगा, सीधी सी बात है। तो अपन क्या क्या कहेंगे, जो राजनीतिक कारण है डलहौजी की हड़प नीति और जो वेलेजली की सहायक संधि, साथ साथ में बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार और अवध का विलय, सारे कारण मैंने यहाँ बता दिए। चलो कोई बात नहीं। अब आप कहो सर प्रशासनिक कारण बताओ, आप जो आपने पॉलिटिकल रीजन तो बता दिए, आप अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताइए, आप प्रशासनिक कारण बताइए कि उस टाइम का प्रशासन के हिसाब से क्या योगदान था। अच्छा, अंग्रेजी भाषा का प्रचार, उस टाइम लोगों ने अंग्रेजी भाषा बोलना शुरू कर दी, ठीक है, और देशी भाषाओं की उपेक्षा वाला यार क्या बोल रहे मास्टर, हिंदी, हिंदी और हरियाणी राजस्थानी मिक्स करके बोलते हो। आज से अंग्रेजी बोलेगा, मास्टर को अंग्रेजी आए नहीं, मास्टर कहाँ बोल दे, तब मास्टर क्रांति करेगा। अब जैसे मान लो मेरे जैसे पूछे भाई क्रांति क्यों कर रहा है, तो मैं कहूंगा यार ये जो कई उड़ीसा बिहार वाले जो बच्चे हैं वो कर सर अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है, मैं राजस्थानी हरियाणवी और हिंदी तीनों मिक्स करके बोलता हूँ, अंग्रेजी नहीं आई फिर क्या करूँ क्रांति। तो भाई साहब इन्होंने ऐसी क्रांति कर दी कि लोग अंग्रेजी का प्रचलन कर रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी का प्रचलन कर रहे थे, इसका मतलब है कि आप देशी भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। ये भारत में अंग्रेजी बढ़ाना चाहते थे कि आप अंग्रेजी को पढ़ो लिखो बोलो, ये पहले से सवाल आगे थे। अब आप अंग्रेजी बोल रहे हो पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो सर अंग्रेजी में नोट्स चाहिए, अंग्रेजी में नोट्स चाहिए। अरे ये आदमी पहले से कह के गए थे, अगर इनकी बातों को अपन गौर कर लिए होते तो हो सकता है आपको अंग्रेजी के नोट्स जल्दी मिल जाते, मैं भी आपको अंग्रेजी में बोल बोल के पढ़ाता, लेकिन नहीं। क्या करिए, अंग्रेजी बढ़ाना चाहते थे, अपने वालों को क्या लगा कि आप देशी भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हो, इसलिए अपन ने क्रांति कर ली, ठीक है। ब्रिटिश शासन के अप्रिय कानून, हाँ ये हो सकता है कानून में कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो कि इनके जो कानून थे ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे, नॉर्थ गुरुजी की तरह इनकी पॉलिसी भी अलग ही थी, तो हो सकता है ये कारण अपने जम गया भाई साहब। साथ साथ में सामाजिक और धार्मिक कारण, कई मेरे जैसे भाई साहब धर्म के ज्यादा फेवरेट आदमी, धर्म को ज्यादा मानने वाले आदमी, उनको क्या लग रहा है कि सती प्रथा बंद करनी चाहिए। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद कर दी, अंग्रेज अपन आगे पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद कर दी। आप बताओ सती प्रथा बंद करना अच्छा कानून है या गलत कानून है? अंग्रेजों ने सती प्रथा इसलिए बंद की, यार आदमी मरा, लुगाई की क्या गलती, मर गया तो मर गया, लुगाई साथ जड़ेगी। सती प्रथा का मतलब तो समझते हो, मैंने आपको पूरा पूरा मध्यकालीन में पढ़ा दिया, मध्यकालीन में सती थी, मध्यकालीन में पूरी सती व्यवस्था पढ़े थे अपन। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई साहब सती प्रथा बंद करो, तो बताओ सती प्रथा अच्छी है या गलत है? लेकिन अपने वाले को लगा अच्छा लुगाई हमारी और हम हमारे लोगों को मरने दें, नहीं मरने तुमसे पूछेंगे। ये अच्छे आदमी है यार, हमारे बाप दादाओं के टाइम से पता नहीं कितने सालों पुराने से हमारी जो लुगाई है आदमी के साथ मरती थी, आदमी मर गया लुगाई के काम। अपने वाले पुराने बाप दादा की बता रहा हूँ मकानी, अपने वाले क्या सोच रहे हैं कि यार अपने बाप दादाओं के टाइम से, अपने नहीं जो सोच रहे थे उनकी बता रहा हूँ 1857 वाले की, कि यार अपने बाप दादा जिस टाइम पे आदमी के साथ में लुगाई मर रही थी, पत्नी मर रही थी, कई सोच सर लुगाई क्या बात थी कि जिस टाइम से पति मर गया तो पति के साथ में पत्नी मर रही थी, तो अब ये बताएंगे पत्नी हमारी तुम्हारे हिसाब से मरेगी? नहीं भाई साहब नहीं माने तुम्हारी बात। अंग्रेजों का तुम क्या तुम्हारे बाप भी मानेंगे? अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगवा दी, ठीक है। अब कई कहेंगे चलो कोई बात नहीं, नहीं करवा रहे, चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि पति मर गया, पत्नी को क्या करो, तो बोले पत्नी की दोबारा शादी करो, विधवा का विवाह करो। लोगों ने अच्छा नहीं मरने दे रहे हो, सती नहीं होने दे रहे हो, वो बात तो ठीक है, अब तुम कह रहे हो दोबारा शादी करो। जो महिला पहले युद्ध वगैरह हुआ करते थे, लुगाइया 20-20 साल की, अब ये मान लो 12-13 साल की उम्र में तो शादी हो जाती, 15-16-18-20 साल की उम्र में लड़की सती हो रही है, विधवा हो रही है, तो वो अपना पूरा जीवन निर्वाह कर सकती है क्या? तो महिलाओं के जो लड़कियां थी उसकी वापस शादी कर दी जा रही थी। अंग्रेज कह रहे हैं कि वापस से क्या करना चाहिए, शादी करेंगे हम, उसका विधवा का विवाह करेंगे। तो लोगों को अच्छा हमारी पुरानी परंपरा धूल में गई, हमारे पहले आदमी मर गया तो लुगाई साथ मरनी थी, अब तुम करे मरने नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं, विधवाओं को घर में बैठ लें, अब विधवाओं की शादी भी करो, हमारे घर की बहू अब दूसरे घर की बहू बनेगी, नहीं बनाने देंगे। तो ये भी अपनी सोच थी उस टाइम की। इसको कुल मिला के कहेंगे रूढ़िवादी प्रथा। अंग्रेज सही कर रहे हैं लेकिन अपने वालों को समझ में नहीं आई, अपने भारत वालों को लगा ना भाई साहब अंग्रेज बड़े जालिम आदमी है, हमारी खुद की घर की महिला उसको नहीं मरने दे रहे और साथ में दूसरी घर की बहू बनाएंगे, गलत बात। तो भाई साहब ये जो अपने वालों को लगा कि भाई साहब ये जो कर रहे हैं ये अपने धार्मिक कारण है, अपने जो समाज की स्थिति है, हमारे बाप दादा करते हैं उनको नहीं मना दे रहे, लुगाइयों को नहीं मरने दे रहे, और नहीं मरने के बाद में इसकी शादी और कर रहा है, दूसरे घर की पत्नी बनवा रहे हैं, नहीं बनने देंगे। अच्छा अब अपने वालों को और लग रहा है कि जो ईसाई मिशनरियां थी उनको संरक्षण दिया जा रहा है। मिशनरी का मतलब होता है जो अपने नहीं होते, जैसे मान लो अपने राजा राम मोहन राय है समाज सुधारक टाइप के, ऐसे उनके जो ईसाइयों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो आदमी होते हैं उनको ईसाई मिशनरी। इनको लग रहा है कि अंग्रेज है ना जो खुद के ईसाई मिशनरी हैं उनको तो प्रोत्साहन दे रहे हैं
ईसाई खुद के धर्म को तो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उनके जो धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले उनको तो ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़वा रहे हैं। अपने हिंदू वालों को, हिंदू मुस्लिम की मान्यता को क्या करें, उपवास करें। अब यहाँ दुख हिंदुओं और मुस्लिमों का साथ में है, ये हिंदुओं का और मुस्लिमों का साथ साथ में दुख है। ये तो पहले राजा राम मोहन राय जी ने प्रतिबंध लगाए थे। बेटा राजा राम मोहन राय जी अंग्रेजों के बाद में करते हैं, राजा राम मोहन राय जी ने बहुत बाद में प्रतिबंध लगाया था, अंग्रेज पहले से कह रहे थे। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मान्यता को इनको लगा कि अपने साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। भाई साहब, भारतीयों को है की दृष्टि से देखना, है की दृष्टि समझते हो? ये कह रहा है कि भाई साहब भारतीयों को है की दृष्टि से देखते हैं और अंग्रेज इनके साथ व्यवहार कैसे करते हैं, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। है की दृष्टि मतलब ऐसा देखते हैं जैसे कसाई बकरे को देखता है। अपने वालों को लग रहा है कि अंग्रेज अपने को ऐसे देखते हैं जैसे एक कसाई एक बकरे को देखता है। अब आप मेरे को बताओ, कसाई बकरे को किस नजर से देखता है? उसी नजर से जो अंग्रेज थे भारत वालों को देख रहे थे। ये अपने कैसा कारण हो गया साहब? सामाजिक और धार्मिक कारण हो गया 1857 की क्रांति का। आप मेरे को किसी भी क्लास में बता देना, जो वनडे एग्जाम की क्लास हो, आपके नोट्स दिखा देना कि सर ये वनडे एग्जाम में किसी ने पढ़ाया था, ये सारे कारण बता देना, नहीं बताएंगे। अब अपन देखते हैं अपना जो आर्थिक कारण है, जो पैसे वाला मैटर है उसको देखते हैं। भाई साहब हर जगह पैसा मैटर करता है। मैं नहीं कहूंगा पैसों से कुछ नहीं होता, पैसों से सब कुछ होता है। सब कुछ नहीं मानो तो कम से कम बहुत कुछ होता है, पैसों से बहुत कुछ होता है। एक आधी बात अलग है, कहीं भावनाओं में भेजाओ, वरना लगभग काम पैसों से होता है। अच्छा, आर्थिक कारण देखते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियां, ये हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, अंग्रेजों ने कोई नीति चलाई होगी ऐसी जिससे भारत वालों को आर्थिक हित का नुकसान हो रहा हो। अच्छा, भारतीय उद्योगों का नाश, ये भी मान लो कि अंग्रेजों ने जो भारत के उद्योग थे वो खत्म कर दिए। अंग्रेजों में इसमें भारतीय उद्योगों का नाश हो रहा है। गरीबी और भुखमरी दोनों की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। गरीबी और जो भुखमरी है दोनों की स्थितियां यहाँ उत्पन्न हो रही है। हो सकता है आर्थिक कारण में, ये मान सकता हूं मैं। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार और जबरदस्त लूट, अपन ये भी मान लेंगे, क्योंकि मैं हर बात को गलत ठहराऊंगा तो आपको सर अंग्रेजों से पैसे लेके आए हो। तो यहाँ अपने भारत में अंग्रेज क्या करते थे? जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे थे, जबरदस्त लूट कर रहे थे। अंग्रेजों के साथ एक समस्या और थी, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ी है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत गरीब कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान लग रखा था, लॉस लग रखा था, लेकिन इसके जो एम्प्लॉय थे वहां ब्रिटेन में जाके बढ़िया बढ़िया बंगला बना रहे थे। तो कंपनी तो गरीब थी, एम्प्लॉय करोड़पति थे इसके, तो इसमें भ्रष्टाचार शामिल है। आर्थिक कारण कौन कौन सा? अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति, भारतीय उद्योगों का नाश हो रहा था, गरीबी और भुखमरी की स्थितियां यहाँ पैदा हो रही थी। साथ साथ में अंग्रेज भारत पे क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार कर रहे थे और जबरदस्त लूट कर, जबरदस्ती लूट नहीं, जबरदस्त लूट, बढ़िया बैंकर तरीके से लूट कर रहे। अच्छा भाई साहब, अब देखते हैं सैन्य कारण। तो सैनिकों की क्या व्यवस्था थी उसके पीछे कारण देखते हैं। अंग्रेज सैनिकों के अपेक्षा भारतीय सैनिकों का कम वेतन दिया जाना। हो सकता है भारत में क्या हो रहा था, अंग्रेजी सैनिकों को तो ज्यादा पैसे दे रहे थे और भारत वालों को कम दे रहे थे। पूछे भाई कहां से है? बोलो भारत से, उड़ीसा से, बोलते तेरे को पैसे कम देंगे। दूसरे पूछे तो कहां से? बोल ब्रिटेन से, बोलते तेरे को पैसे ज्यादा। तो भारत वालों को कम पैसा, काम बराबर, ज्यादा करवा रहे हैं, भारत वालों से पैसे कम दे। मैं हर प्रकार से अंग्रेजों की अच्छा ही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों में कुछ तो अच्छा ही थी, उसको अपने को भूलना नहीं चाहिए। तो भारत वालों को तो पैसे कम मिल रहे हैं, अंग्रेजों को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए सैनिक अपने नाराज थे। सिपाहियों को जाति एवं धार्मिक चिन्हों का प्रयोग नहीं करने देते। सिपाही से पूछे भाई तेरी जाति क्या है? कोई कहे भाई साहब कट्टर हिंदू। ना 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 ना, हिंदू मुस्लिम नहीं कर गया, नाम बता। तेरे से पूछे क्या नाम है तो बोला गया सुमित ठाकुर। बोला ठाकुर को साइड में रख, नाम बता सुमित। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है कि जो सिपाही थे उनको न तो अपने धार्मिक जाति बताने दे रहे और न धार्मिक चिन्ह ये जन्ने होता, और तुम्हारे पास धार्मिक चिन्ह है क्या? ठीक है, तो दोनों चीजों पे इन्होंने क्या लगा दी? रोक लगवा दी अंग्रेजों ने। मान सकते हैं, हो सकता है ऐसा कर दिया। सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव, कि अब जब प्रमोशन की बात है तो उनको निकाल के लाते अंग्रेजों को, कि भाई साहब अंग्रेजों का प्रमोशन हो रहा है, भारत वालों को वैसे ही वैसे। भारत वालों को किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा तो कम हो रहा होगा। तो जो पदोन्नति है और नियुक्ति में भी अपने साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। ये सैनिकों के दुख थे। मैं मान सकता हूँ सारे दुख रहे होंगे पंडित जी क्लास में, बिल्कुल पंडित जी क्लास में मैंने देख लिया। तो अंग्रेजों के पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और भारत वालों को पैसे कम मिल रहे हैं। साथ में जाति के आधार पर भेद हो रहा है, साथ में अपने जो पदोन्नति हो रही है, कुल मिला के प्रमोशन हो रहा है, जो नया नियुक्ति हो रही है उसके आधार पर भी क्या हो रहा है? विभेद हो रहा है। कुल मिला के इतनी बात है सैनिकों के पेट में दर्द वाली। अच्छा भाई साहब, अब देखेंगे असली मुद्दा क्या है। अब अपन देखते हैं कुल मिला के असली मुद्दा क्या था, जो तात्कालिक कारण था। अपन जो क्लास शुरू करते हैं वनडे एग्जाम में, यहां से क्लास शुरू होती है। जो मैंने 11 पेज पढ़ा दिया, आप ये समझ लो, आपको लगता है कि ना साहब आप फर्जी आदमी हो तो 11 पेज मत पढ़ना शुरू किए, मेरी क्लास यहां से काट लेना, यहां के बाद में देखना शुरू कर देना कि जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, उस टाइम का जो कारण था कि पहले जो अंग्रेज बंदूक इस्तेमाल करते थे उसका नाम था क्या?
ब्राउन ब्रेस। क्या नाम था? ब्राउन ब्रेस। ब्राउन ब्रेस बंदूक की जगह पे अब अंग्रेजों ने एक नई बंदूक लेके आ गए, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। अंग्रेजों पे पहले राइफल थी ब्राउन ब्रेस, उसकी जगह पे एक जो एनफील्ड राइफल थी वो लेके आ गए। उस एनफील्ड राइफल में एक डलता था कारतूस, आल सभी बंदूकों में कारतूस डलते हैं, तो उस बंदूक में जो कारतूस डलता था, उस कारतूस में जैसे मान लो ये कारतूस है, उस कारतूस का ऊपर से ढक्कन खुलता था, ठीक है, उसको ढक्कन खोल दिया और वो ढक्कन इतना सॉफ्ट होता था कि मुंह से खोलने से खुलता था। उसकी ग्रीस लगी हुई थी, अपने जो एग्जाम में लगती है वो होती है ग्रेस, और एक जो चिकनाई वाली होती है वो होती है ग्रीस। उसके अंदर ग्रीस लगी हुई होती और वो जल्दी खुल जाती, मतलब थोड़ा सॉफ्ट था, मुंह से ढक्कन खोला, ढक्कन खोलते तुरंत लग जाता। अब लोगों ने कहा यार ये तो बहुत सॉफ्ट चीज है, ये तो मुंह से खोलने से खुल जाती है, बोले इतनी सॉफ्ट कैसे है? तो लगी हुई थी उसके अंदर ग्रीस। अब अपने वालों ने कहना शुरू कर दिया भाई साहब इसके अंदर है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि इसके अंदर क्या है? गाय और सुअर की चर्बी। फिर अपने वाले भारत वालों से पूछा कि गाय और सुअर की, फिर अपने वालों ने किसी से पूछा कि यार गाय और सुअर की चर्बी के पीछे क्या कारण है? तो बोले कि हिंदू का सबसे पवित्र पशु कौन सा होता है? बोलो गाय। अच्छा अच्छा। फिर सुअर वाला क्या लोचा है? बोलो मुसलमानों का पवित्र क्या? बोले सुअर। मुसलमानों का पवित्र होता है सुअर और हिंदुओं का पवित्र गाय। बोलो अगर हिंदू गाय की चर्बी खा लेते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट। सेना में वो दो ही थे, भारत में दो ही चीज ज्यादा थी, दो ही धर्म ज्यादा थे, हिंदू और मुस्लिम। अगर हिंदू गाय की चर्बी खाते हैं तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट, मुसलमान अगर सुअर की चर्बी खाते हैं तो मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट। तो फिर धर्म एक ही बचेगा, कौन सा? ईसाई। तो इनका यह मानना था, लोगों ने बताना शुरू कर दिया हो सकता है मिलाओ रहो, मैं नहीं करा। अगर ग्रीस के अंदर यही मिलता, ग्रीस के अंदर यही मिलता तो हो सकता है। तो जो ब्राउन ब्रेस बंदूक के स्थान पे जो एनफील्ड राइफल थी उसका प्रयोग होने लग गया। उसके अंदर किस किस की चर्बी मिली हुई थी? सुअर की और गाय की चर्बी। सुअर आपने मानना, और कोई मुस्लिम भाई बंधु क्लास में हो तो बताना जो मुस्लिमों का पवित्र पशु सुअर होता है या, और जो गाय है वो हिंदुओं का पवित्र पशु। तो लोगों ने कहने शुरू किया अच्छा ये मैटर है, ये है असली मुद्दा। ठीक है भाई साहब, अब करते हैं क्रांति शुरू। सबसे पहले जो 1857 की क्रांति होती है वो कब होती है? 29 मार्च 1857 को। बंगाल के बैरकपुर छावनी के अंदर एक रेजिमेंट हुआ करती थी, 34वीं रेजिमेंट। बैरकपुर जो छावनी है, बैरकपुर छावनी के अंदर एक रेजिमेंट हुआ करती थी, 34वीं रेजिमेंट। उसमें एक सेनापति हुआ करता था मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने अपने सेनापति से पूछा, जो अपना कमांडर हुआ करता था अंग्रेज, दो अंग्रेज थे, उनसे पूछा कि इसके अंदर क्या है? तो उसने नहीं बताया, बोले इसको खोल। इसने मंगल पांडे ने मना कर दिया कि ना साहब नहीं खोलेंगे। तो सेनापति ने उसको थोड़ा सा डांट दिया, धमका दिया। मंगल पांडे ने दोनों सेनापति को गोली मार दी। रियलिटी ये है कि दोनों में से एक भी नहीं मरा था। मंगल पांडे ने जो दो सेनापति थे, दोनों सेनापतियों को गोली मार दी थी, मरा एक नहीं था दोनों में से। अब मंगल पांडे को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। 29 मार्च जो 1857 है, 1857 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब आप सोच के देखो, थोड़ा सा सोचना इस बात को कि मंगल पांडे फांसी जो गोली कब मारता है? 29 मार्च को। फांसी कब दे दी गई? 8 अप्रैल को। 29 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में कितना टाइम होता है? मुश्किल से 10 दिन, 10 दिन की कहानी थी। और 29 मार्च को तो गिरफ्तार कर लिया था मंगल पांडे को, उसके बाद में जेल में था मंगल पांडे, और जेल में से निकाल के सीधा फांसी दी गई थी। कि मतलब 10 दिन तक मंगल पांडे जेल में रहता है। और अपने जो मूवी है, आमिर खान ने 3 घंटे की मूवी बना दी मंगल पांडे के ऊपर, कि मंगल पांडे कभी कहां भग रहा है, कभी कहां भग रहा है। कैसा कर दिया उन्होंने? मूवी बनाने वालों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आमिर खान ने जब 3 घंटे की मूवी बनाई, उस 3 घंटे की मूवी में मंगल पांडे कभी कहां भग रहा है, कभी कहां भग रहा है। अरे मंगल पांडे 10 दिन में जेल में था। जब 28 जो 29 मार्च को तो मंगल पांडे ने गोली मारी थी, उसी दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, और 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी गई थी। 10 दिन में कहां था वो मंगल पांडे? अपने वालों ने मूवी बना दी, अपन देख रहे हैं, जोर शोर से देख रहे हैं, अपन ताले बजा, वाह 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 वाह। उसके बाद में इतना भयंकर खौफ था, अंग्रेज जिसको भी पकड़ते, अंग्रेज सभी को पांडे बोलते। अंग्रेज अपने न्यूज़पेपर में देखे, आज हमने 4 पांडे पकड़े, आज हमने 10 पांडे पकड़े, आज हमने 20 पांडे पकड़े। अंग्रेजों के अंदर खौफ ही हो गया था। अंग्रेजों को जो भी पकड़ में आता विद्रोही, अंग्रेज सभी को पांडे बोलते कि आज हमने 10 पांडे पकड़ लिए, आज हमने 20 पांडे पकड़ लिए, 2 पांडे को गोली मार दी। तो ये वाली बात थी। अंग्रेज जो मंगल पांडे था उसने 2 सेनापतियों पे, 2 जो अंग्रेजों के कमांडर थे,
मैंने तो देखी नहीं है सर, देखना बेटा। अरे सर पूरे बॉलीवुड वाले को शर्म आनी चाहिए, यही तो बात। तो भाई साहब कुल मिला के यही बात है। मंगल पांडे गिरफ्तार हो जाते हैं, 10 दिन के बाद में मंगल पांडे मर जाते हैं। तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है, अपने बैरकपुर रेजिमेंट से शुरू होती है। पहली बात ये यहाँ अपनी करनी है। दूसरी बात, कब गोली मारता है, 29 मार्च 1857 को। पहली बात यहाँ से शुरू होनी है। मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह का आह्वान किया, बाद में उसने बुलाया नहीं बुलाया, खैर अपने छोड़ो, अपने साथियों को कोई ध्यान नहीं। मंगल पांडे ने खुद ने मना कर दिया था, खुद ने गोली मार दी। दो जो लेफ्टिनेंट बाग था, लेफ्टिनेंट बाग की उसने हत्या बताई। लेफ्टिनेंट बाग बाद में मरा नहीं था, 2 को गोली मारी थी। और मेजर हुसैन को क्या लगी थी, गोली लगी थी। बाद में जाके मरा था, लेकिन गोली लगने से एंड टू एंड लेफ्टिनेंट बाग और जो मेजर हुसैन है, दोनों में से कोई नहीं मरा था। इस टाइम में जब गोली लगी थी, दोनों में से कोई नहीं मरा थी, बाद में जाके मरा था। लेकिन फिर भी अपने अगर पूछ लिया एग्जाम में तो बता देना कि हाँ जो लेफ्टिनेंट बाग था उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे को क्या दे दी गई साहब, फांसी दे दी गई। अब हुआ क्या, दूसरी चीज, क्या आपको लगता है ये सिस्टमेटिक क्रांति है? मंगल पांडे ने क्या सोच समझ के काम किया था? क्या मंगल पांडे ने ये काम सोच समझ के किया था? क्या ये सिस्टमेटिक क्रांति है कि नहीं? मंगल पांडे को एंड टू एंड गुस्सा आ गया, मंगल पांडे ने गोली मार दी, बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दिया। ये कोई सिस्टमेटिक क्रांति है क्या? नहीं है। आ जाओ अगली देख लेते हैं कौन सी सिस्टमेटिक है। 10 मई 1857 को मेरठ सेना ने विद्रोह कर दिया, ये अपन देख लेते हैं। हुआ क्या, इस दिन वार था रविवार, इस दिन संडे था। इससे पहले मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, 8 तारीख की। 8 मई को क्या हुआ कि 10-20 अंग्रेज थे, 10-20 अंग्रेजों ने थोड़ा सा जो वहां के सेनापति थे, सेनापति को जो वहां के अंग्रेज थे, 10-20 सेनापति 10-20 क्या थे, सैनिक थे अपने भारत वाले, 10-20 भारत वाले सैनिक थे। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि तुम हमारी जो ब्राउन ब्रेस्ट है उसको नहीं लगाएंगे, हम सुअर की चर्बी नहीं खाएंगे, जो गाय की चर्बी नहीं खाएंगे, थोड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे। तो अंग्रेजों ने उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। 8 मई 1857, बात सुनना समझना, ये अपने आती नहीं कि इतिहास में पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको 2 दिन पहले की स्टोरी बताऊं। 8 मई को हुआ क्या, 20 सैनिक थे, ठीक है, 20 सैनिक थे, 20 सैनिक अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे कि हम वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने पकड़ कर उसको जेल में डाल दिया, ठीक है, बाकी सारे साइलेंट। अब इस दिन वार था शुक्रवार, 2 दिन तक कुछ हुआ नहीं। उसके 2 दिन बाद में जब 10 तारीख को रविवार को सुबह ये जो सैनिक थे और जो इसके साथ वाले थे, 20 तो गिरफ्तार हुए, 20 तो जेल में थे, और 10-15 जो बच रहे थे वो बेचारे बाहर घूमने गए थे। टाइम क्या हो गया, वो बाहर घूमने गए थे, मतलब रोड पे घूम रहे थे, मार्केट में फल सब्जी लेते, छुट्टी थी उस दिन। अब 10-15 जो सैनिक थे, वहां कोई एक लड़की जा रही थी, उसमें से किसी ने एक लड़की को छेड़ दिया। अक्सर कर भी देते हैं चलते फिरते अपराध। तो जो 8-10 सैनिक थे, उसने किसी एक लड़की को छेड़ दिया मार्केट में। लड़की ने कहा अच्छा, अकेली लड़की को देख के बहुत जवानी फूट रही तुम्हारी, जब तुम्हारे साथ वालों को जेल में डाला गया तो उस टाइम तो तुम्हारी आवाज नहीं निकली, उस टाइम तो बहुत बेगी बिल्ली बन के घूम रहे थे। शर्म करो, तुम्हारे जो साथी थे उसको तो जेल में डाल रखा है, और यहाँ अकेली अबला नारी को देख के तुम छेड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब भाई साहब, लड़कियों के सामने जब बेइज्जती होती है ना, तो यहाँ लगती है चोट सीधी। अगर कोई आदमी कह देता चलता, लेकिन अगर कोई लड़की बेइज्जती कर दे, फिर चोट सीधा कहाँ लगती है, यहाँ आके लगती है। अब भाइयों का सारों का ईगो हट हो गया। ये जो 10 थे, 10-20 सारे थे, 20 इधर थे, 20 इधर थे, उन वो सारे गए, सारे जाके किसके पास चले जाते हैं, 20 सैनिकों को, अपने वाले सैनिकों को छुड़वाते हैं, जेल में से निकालते हैं वापस। जो इनके सैनिक उसी वहीं जेल में थे, तो अपने साथ वालों को सारों वापस निकालते हैं, आ जाओ भाई। फिर वहां जो अंग्रेज सेनापति था, अंग्रेज कमांडर था, उसने पूछा अरे क्या कर रहे हो? बोले हम तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर रहे हैं, हम तुम्हारा विद्रोह कर रहे हैं। तो उसने तोपची को बोला, तोप चलाने वाला बंदूक वाले बोला अरे इधर इधर, गोली निकाल दें सारों के। अब जो गोली निकालने वाला था, जिसके पास में बंदूक थी, जो तोप चला रहा था, वो तोप चलाने वाला भारत वाला था, वो भी इन्हीं का साथी था। वो तोप चलाने वाला आता है, अंग्रेजों ने कहा था कि इनको गोली निकाल दे, इनको शूट कर दे। किसको शूट करना था? सैनिकों को शूट करना था। लेकिन जो शूट करने वाला है वो भी अंग्रेज था, वो मतलब भारत वाला था। उन्होंने आके उसी अंग्रेज को शूट कर दिया, जिस अंग्रेज ने ऑर्डर दिया था उसी अंग्रेज को शूट कर देता है। इधर ये क्रांति होगी साहब मेरठ में, ये लो कब की बात है, 10 मई 1857 मेरठ की क्रांति। अब कई बच्चे सीधा जो नोट्स पढ़ेंगे ना, पीडीएफ देखेंगे, उनको वो इतना समझ पाएंगे 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति हुई, बस बात करता हूँ। उनको नहीं पता चलेगा कि क्या क्रांति थी क्या नहीं। क्रांति आवाज समझ गए? बताओ मेरठ वाले समझ गए नहीं समझे? मेरठ वाले जब सुई की तरह चुभी होगी बात, बिल्कुल बेटा सुई से भी तेज चुभी थी बात। तो अपने आ गई समझ में? सच में सर लड़की की बात इतने तीर लगते हैं बेटा, बहुत भयंकर लगते हैं। अच्छा, तो ये जो बात है आप समझ गए मेरे हिसाब से। दोनों के दोनों जो थे, अब जो अंग्रेज थे वो मर गए। अब ये सारे सारे सेनापति 40-50 के आसपास सेनापति हो गए, 40 सैनिक हो गए। अब इनको लगा यार अब अपने गोली तो निकाल दी अंग्रेजों की, अब क्या करें, अब कहां जाए?
अपने अंग्रेजों को मार तो दिया यहाँ से, अब कहाँ जाए। तो उनमें से कोई मेरा जैसा थोड़ा सा बहादुर था, उसने कहा यार अब अपन पूरे देश में क्रांति करेंगे। किसी ने हिम्मत की, बेचारे ने बोले पूरे देश में क्रांति करेंगे। अरे क्रांति कहाँ कर दें, अपना कोई सेनापति तो होना चाहिए, अपना कोई लीडर तो होना चाहिए, बिगर लीडर कहाँ क्रांति कर दे। पहली बात, इधर भी क्रांति कोई सिस्टमेटिक क्रांति नहीं है, ये जोश में आके काम हुआ है, ये जोश में आके काम हुआ है, इधर भी कोई सिस्टमेटिक क्रांति नहीं है, ये भी अपने धूल में लट चला है। अच्छा, दो क्रांति हो गई, दोनों मैंने बताया, मंगल पांडे ने भी जोश में आके काम किया है, इधर भी जोश में आके काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब सारे विचार कर रहे क्या करना चाहिए, तो लोगों ने उनमें से एक ने कहा कि अपने को चलना चाहिए दिल्ली। बोले अपने हिंदुस्तान का जो बादशाह है उसको जाके पहुंचते हैं, उसके जाके शरण लेते हैं और वहां जाके अपने क्रांति शुरू करते हैं। अपना कोई लीडर कौन होगा, हिंदुस्तान का बादशाह। तो वहां जाते हैं, दिल्ली जाके पहुंचते हैं। उसने किसी ने पूछा कि दिल्ली का बादशाह कौन है अभी वर्तमान में, जो 440 आते हैं उन्होंने पूछा कि दिल्ली का बादशाह कौन है। साहब पता नहीं बादशाह कौन है, पहले जब बाबर हुमायूं हुआ करता था पूरे देश में चर्चा थी, अब उनको ये नहीं पता बादशाह कौन है दिल्ली का। बोले चल दिल्ली चलते हैं। तो तुरंत भाई साहब 11 मई को कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। 10 मई वाली बात है, अब पैदल जाएंगे, सीधी बात, उनके पास इतना साधन भी नहीं था, मेरठ से दिल्ली जाने में लग ही जाते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंचे सुबह सुबह ही, हाँ बिल्कुल मेरे जैसा बहादुर, सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली जाके अब किसी को पूछते गेट कीपर को, दिल्ली जो लाल किला हुआ करता, लाल किले के बाहर जाके पूछ रहे, कह रहे दिल्ली में बादशाह कौन है। बोल बहादुर शाह जफर। बोलो बहादुर शाह जफर को जाके कहो कि कुछ क्रांतिकारी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर भी बेचारा सुबह उठ के आया था, चाय नाश्ता भी नहीं किया उसने, आंख मसल रहा था और उक्का गुड़गुड़ा रहा था, कविताएं लिख रहा था, जफर नाम से वो कविता लिखता था, पता है आपको, बहादुर शाह नाम उसका और जफर नाम से कविताएं लिखता था वो। तो बेचारा कहानी उन्हें लिख रहा था। उसने जाके सेनापति ने जाके कहा साहब आपसे कुछ मेरठ से कुछ क्रांतिकारी हैं, वो आपसे मिलने जाते हैं। अरे बंद करो रे इसको, भगाओ उनको ये कह दो कि बहादुर शाह जफर आपको 12 बजे मिलेगा। बहादुर शाह जफर बेचारा 7 बजे उठ के आया था, मुंह भी नहीं धोया होगा, तो उसने कहा 12 बजे मिलेंगे। वो जो सेनापति था आके सैनिकों को कह देता है कि बहादुर शाह जफर ये कह रहे हैं कि आप 12 बजे मिलेंगे आपसे, बहादुर शाह जफर आपसे 12 बजे मिलेगा। तो इनका गेट गुट तोड़ ताड़ के सीधा अंदर आ गए। जो सेनापति था उसको भगा दिया साइड में, सारे के सारे सैनिक आ गए दरबार में, आके उनमें पूछ रहे तुम्हारे से बहादुर शाह जफर कौन है। सारे बैठे, कई सारे बैठे थे, उनके घर वाले खूब सारे बैठे थे वहां। बहादुर शाह जफर मैंने फोटो भी दिखाई थी लास्ट टाइम जब मुगल का बादशाह पढ़ाए थे, बूढ़ा सा आदमी था एक, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के। तो तुम्हारे पीछे बहादुर शाह जफर कौन सा है। बोले साहब मैं हूँ। तो बोले शर्म कर नीचे क्यों बैठे। बहादुर शाह जफर बेचारा नीचे दरी पे बैठा, तो कविता कविता लिख रहा था। अरे बोले तू फिर नीचे क्यों बैठा, ऊपर बैठ। तो बोला ठीक है ठीक है। तो बोला कि आप हिंदुस्तान के बादशाह हो। बोला यार बहादुर शाह जफर, पहले तो आसपास में देखा कोई है तो नहीं, और जोर जोर से रोने लग गया। वो नहीं होता कि जब अपने गांव में लड़कियों की जब शादी होती है और जब शादी के बाद में जब विदाई होती है तो लड़कियां फूट फूट के रोती है। अब कई बच्चे को तुरंत याद आ गई होगी, अभी एक स्विमिंग पूल वाला गाना चल रहा है, ट्रेंडिंग गाना, तो वो जो डांस है, और उसमें कभी आपने क्लिप भी देखी होगी, गाड़ी के अंदर वो बहुत फूट फूट के रो रही थी। तो ऐसा ही बहादुर शाह जफर फूट फूट के रोया। फिर मैं भाई साहब साची कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम का बादशाह हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा, सैनिकों ने कहा कि आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दे, वापस आपको पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दे। अब बहादुर शाह जफर को लास्ट में अंग्रेज पेंशन देते थे, अंग्रेजों की पेंशन से रहता था वो, उसके बाद पैसे वैसे कुछ थे नहीं, अंग्रेज उसको पेंशन देते और वो पेंशन के भरोसे पर बैठा रहता। तो फिर बहादुर शाह जफर ने कहा आप मुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दोगे तो फिर पेंशन कौन देगा, अभी तो अंग्रेज आ रहा था मुंह सड़े, पूरे देश का तुझे बादशाह बनाएंगे और तो अभी पेंशन के भरोसे बैठा है। हम तो तेरे को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनाएंगे, जिस टाइम बाबर अकबर हुमायूं हुआ करते थे वैसा बादशाह बनाएंगे तेरे को, अब तुझे पेंशन की क्या जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान का पैसा तेरे पास रहेगा। तो पक्का। बोला हाँ। उसके भी थोड़े से इमोशन जाग गए। तो कहा यार यही बात है तो एक बार मैं बीवी बच्चों को तो पूछ के आता हूँ, मैं एक बार घर जाना जरूरी है, घर जाऊंगा तभी तो पूछ के आऊंगा। बोले ठीक है, अभी लुगाई टावरों से पूछ लेता हूँ, बीबी से बच्चों से पूछ लेता हूँ कि क्या मुझे क्रांति करनी चाहिए। बोलोगे अगर आप हमारा साथ देते हो क्रांति में तो हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनाते हैं। बहादुर साहब जफर खुश हो गए भाई साहब, बहादुर शाह जफर खुश हो गया कि भाई साहब अब हिंदुस्तान का बादशाह बनेंगे। चलो आगे देखते हैं। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 11 मई को पहुंचे, 12 मई को पहुंचते बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिए कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन, बहादुर शाह जफर बन गया। बकरा हाल हाल होने वाला है, रुक जाओ। ठीक है साहब, जैसे ही मतलब इसकी पत्नी है, ये अपनी पत्नी से जाके पूछता है, बेगम जिन्नत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल से जाके पूछता है हाय महबूबा तू कहे तो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। बोले अल्लाह रहम बख्शे, ऐसे सुख के दिन कहाँ आएंगे। इन दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी था, बहादुर शाह जफर थोड़ा बूढ़ा आदमी था, वो थोड़ी जवान थी। तो उसने कहा कि ठीक है ऐसे सुख तो एक बार दिखाने चाहिए बेगम जिन्नत महल, तो वो भी खुश हो जाती है। कुल मिला के भाई को मरवाने में, बहादुर शाह जफर को मरवाने में सबसे बड़ा सबसे मुख्य योगदान रहा है जो इसकी पत्नी का था। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, उसने उसको मोटिवेट कर दिया कि बिल्कुल
राणा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुल मिला के उसने ये डायलॉग दिए कि तुम्हें क्रांति करनी चाहिए। बहादुर शाह ने तो मना कर, ना 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 मैं नहीं करूंगा क्रांति, बुढ़ापे में मरवाएगी तो मेरे को, बुढ़ापे में सूखे हाथ तुड़वाएगी। बोला नहीं नहीं आपको क्रांति करनी चाहिए। आप सोचो वैसे पेंशन के भरोसे बैठे हो, और दूसरी बात मर गए तो क्या हो गए, वैसे भी 2-4 साल के बाद आप वैसे मरने वाले हो। अगर कम से कम आप सोचो आपने अंग्रेजों को मार दिया, अंग्रेज बाहर से छोड़ के चले गए, तो हिंदुस्तान में किसका राज होगा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अगर तुम हिंदुस्तान के बादशाह बने तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बेगम। हिंदुस्तान की बेगम का मतलब वो मत समझना कहीं लफड़ेबाज आदमी हो, तुम ये समझोगे सर पूरे हिंदुस्तान की बेगम, नहीं, पूरे हिंदुस्तान की मालकिन ऐसे समझो कि आप सब सारे खुश हो रहे हो सर हिंदुस्तान की बेगम, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो इसको मरवाने में सबसे मुख्य योगदान किसी का रहा है, मोटिवेट अक्सर लुगाइए मोटिवेट करती है, लड़कियां मान लो, पत्नियां मान लो। तो इधर जो पत्नी है बहादुर शाह जफर की, इसने क्या कर दिया, इसको मोटिवेट कर दिया कि बिल्कुल तुझे क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बहादुर शाह जफर कर रहा है क्रांति, ठीक है, बहादुर शाह जफर क्रांति को बढ़िया तरीके से लीड कर रहा है। हिंदुस्तान का बादशाह मिल गया इसको क्रांति करने, वो भी अस्थायी बादशाह, आपको पता है। अच्छा, साथ साथ में अब एक परिषद बनाई, कौन सी, सैन्य और असैन्य मामलों के लिए, जो भाई साहब डिफेंस के लिए और जो सिविल के लिए जो मामले होते हैं, जो सिविल और जो क्रिमिनल मामले हैं उनके लिए एक परिषद बना दी। उसका जो मुखिया था वो किसको बना दिया गया, बख्त खां को बना दिया गया। अब 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को वापस जीत लिया, ये लो साहब हो गई क्रांति। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने किसको लूट लिया, दिल्ली को वापस लूट लिया। और निकोलसन वहां का जो सेनापति हुआ करता था वो मारा गया, बस काम खत्म। इससे ज्यादा अपने को याद नहीं रखनी, कहानी मैंने पूरी पूरी बता दी। और ये लास्ट में डेटा याद कर लेना, अंग्रेजों ने वापस दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया, 20 सितंबर 1857। अच्छा, हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र, अबे भाई साहब जो अपना भाई था कौन, बहादुर शाह जफर, जिन्हें तो मैंने मोटिवेट कर दिया कि भाई साहब आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहिए, और वो क्रांति में आ भी जाते हैं। अब वो तो क्रांति में आ गया, क्रांति में आते मैंने उसको आपको बताया था कि उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उसको कहाँ भेज देते हैं, रंगून झील कहाँ है, बर्मा में, और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने, किडनैप कर लिया था, किडनैप नहीं, किडनैप तो होता है धोखे से पकड़ना, अंग्रेजों ने उसको बढ़िया तरीके से पकड़ा था। और पकड़ के उसके 2 बेटे और थे, कौन कौन था, मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान, दोनों को पकड़ के तुरंत सरेंडर कर दिया। जो सम्राट था अपना हिंदुस्तान का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम इसका, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे बेचारे जबरदस्ती बल्ली के बकरे बन गए। बल्ली के बकरे समझ रहे हो ना, इन ये बेचारे जबरदस्ती पापा के चक्कर में आ गए, और पापा ने हो सकता है पूछा भी हो इनसे भी, तो बेटों ने कहा कि हाँ पापा आपको करना चाहिए, तो पापा ने कर लिया, पापा के चक्कर में बेटे काम आ गए, ठीक है। हडसन ने बहादुर शाह को गिरफ्तार किया, हाँ ये लिखा हुआ है, हडसन ने किसको गिरफ्तार कर लिया, बहादुर शाह जफर को। और निर्वासित, निर्वासित समझते हो, एक तो निर्वासित तो अपने हुमायूं हुआ था जो छोड़ छाड़ के 15 साल के लिए चला गया, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, इधर इसको पकड़ लिया, हडसन पकड़ लेता है इसको, पकड़ के इसको जेल में भेज देता है, कहाँ, रंगून जेल। रंगून जेल कहाँ है ये तो पता है ना, वर्मा के अंदर, ठीक है। अच्छा, और 1862 में यही मर गया था बेचारा। अब के अब दिल्ली में दोबारा राजा नहीं है, आप देखो मुगल बादशाह 1707 से 1857 तक चला दिया, सारे के सारे जमहूरी से थे वो। 1707 में जैसे औरंगजेब मरा था, औरंगजेब से मरने के बाद में 1857 तक 150 साल तक जमहूरों ने राज किया। आप देखो औरंगजेब मरा था, औरंगजेब के मरने से लेकर 1857 में जब अंग्रेजों ने पूरा पूरा कह दिया कि अब हम रहेंगे, अब कोई मुगल बादशाह दिखेगा नहीं, 150 सालों तक भारत ने झेला है किसको, जमहूरों को। जमहूरा वही होता है, बताया था मैंने, डमरू बजाने से जो नाचता है। बहादुर शाह की यहाँ क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो भाई के लिए 2 मिनट का मौन कर सकते हो। और कभी भी लुगाई के चक्कर में नहीं आना, लुगाइयाँ मोटिवेट करती है, पत्नियाँ गर्लफ्रेंड कोई भी मान लो मोटिवेट करती है, और मोटिवेट के चक्कर में मारे जाओगे, तो जो भी मोटिवेट हो जाता है वो मारा जाएगा। अब विद्रोह का प्रसार धीरे धीरे भटकता है, भटकता नहीं भड़कता है। अब ये लखनऊ में विद्रोह हो जाएगा, तो अब लखनऊ का भी ये जो विद्रोह है ना, और सिर्फ याद करने वाले हैं। तो बताओ लखनऊ का हुआ, कानपुर का हो गया, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बिहार, और तो बाद में सीधे सीधे याद करना है कि विद्रोह किसने किया, किसने दबाया, इसमें सिर्फ इतना याद करना है। जो कहानी थी मैंने बता दी आपको। तो बताओ आज ही बताना चाहिए, और असफलता के कारण परिणाम बहुत बड़ा है, आगे बताएंगे फिर, है ना। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को, चलिए ठीक है। तो क्लास को मेरे हिसाब से यही एंड कर देना चाहिए, ज़्यादा में फिर तो माहौल खराब हो जाएगा।